सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कैप्टन बजट। आज मैं आ गया हूं लद्दाख में। लद्दाख में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है हॉल ऑफ फेम, और वहां पे जो हमारे फ़ौजी सैनिक है वो हमें कारगिल के युद्ध की पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे युद्ध स्टार्ट हुआ और क्या स्टोरी है। तो ये वीडियो पूरे अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि कारगिल के युद्ध की असली कहानी क्या है और कौन कौन वो जवान हैं जो इस युद्ध में शहीद हुए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे उन जवानों के लिए भी कर देना। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा लेटर दिखाऊंगा जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा उसको पढ़ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कारगिल और सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस गैलरी में आपके सामने दीवार पर 1999 कारगिल युद्ध में चलाए गए सारे ऑपरेशंस फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाए गए हैं। मेरे सामने गैलरीज में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना किस प्रकार सर्वाइव और ऑपरेट करती है तथा कुछ माउंटेनरी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इस गैलरी के बीचों बीच और मेरे बाएं कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए कुछ हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे आप मेरी ब्रीफिंग के बाद देखेंगे। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं यह एक टेरन मॉडल है। टेरन मॉडल जैसा कि किसी भी देश की सेना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले अपने देश के सैनिकों को उस इलाके के बारे में जानकारी देने तथा ऑपरेशन समाप्त होने के बाद डीब्रीफिंग करने के लिए टेरन मॉडल का इस्तेमाल करती है। इस मॉडल का नार्थ एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नार्थ भी इसी दिशा में। इस मॉडल पर लाल रंग से दर्शाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी सड़कों को दर्शाती हैं। इस मॉडल पर ब्लू रंग से दर्शाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी नदी नालाओं को दर्शाती हैं। इस इलाके में एक मुख्य मार्ग जो कि श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते हुए लेह को जोड़ती है। इस इलाके में मुख्य 3 नदियां सिगार, शिंगो और इंडस रिवर बहती है। इस मॉडल में लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव गुलतारी, गोन, मटियाल, बिजोट, मरोल, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ गांव हैं। और एलओसी भी इन इलाकों से होकर गुजरती है। एलओसी समझते हैं आप लोग? और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है? पाकिस्तान का जो पोर्शन अभी भी कैप्चर्ड है पाकिस्तान का हिंदुस्तान का इलाका किसके पास है? किसका? हिंदुस्तान का है ना। पाकिस्तान वाले उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? और हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसका है वो? है किसके पास? बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। 1999 कारगिल युद्ध भी इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ था। 1999 कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते में यह तय हुआ कि ठंडियों के मौसम में ऊपरी बर्फीली चोटियों से दोनों देशों की सेना नीचे बेस में डाउन हो जाएगी। भारतीय सरकार ने समझौते का पालन करते हुए देश के सैनिकों को ऊपरी जितनी पीक वाली चोटियां थी वहां से नीचे डाउन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। जब वही हम लोग नीचे डाउन हुए तो छुपते छुपाते हमारे कुछ एक पोस्टों को कब्जा कर लिया, जिसमें द्रास सेक्टर के अंदर तोलोलिंग 0.5140, टाइगर हिल 0.4875, कारगिल सेक्टर के अंदर 0.5608, कक्सार और मजदास, बटाली सेक्टर के अंदर जुबैर हाइट, मुंटो ढालो, कालूबार और यादो। इस प्रकार कुल 134 किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। कुल 134 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। उनको जितना कब्जा करना था कर लिए थे। बारी थी भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की, उनको यहां से खदेड़ बनाने की, जिसकी शुरुआत 2 मई 1999 को बटाली सेक्टर में की गई। लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमारे पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी सेना आ गई? क्योंकि हम तो नीचे बैठे थे, हम तो वहां से बहुत दूर थे। नंबर 14 अगेन कोई बताएगा? चरवाहे। ओके। बटाली सेक्टर में एक चरवाहा जिनका नाम था श्रीतासी नामग्याल, वो कभी कभी अपनी बकरियों को लेकर हरियाली की खोज में मुंटो ढाली इलाके में जाया करते थे। वहां पे एक दिन उन्होंने देखा पठानी सूट में कुछ सिविलियंस पत्थर से बंकरों का निर्माण कर रहे हैं। बंकर समझते हैं आप? हाँ, जिसमें वो रहने के लिए, छुपने के लिए जो जगह होती है।
उन्हें देखने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ना ही तो ये भारतीय सैनिक हैं और ना ही तो ये भारतीय नागरिक हैं, ये पाकिस्तानी सैनिक अपना स्वरूप बदली करके भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रहे हैं। एक सच्चा और देशभक्त नागरिक होने के नाते श्री काशी नामग्याल जी ने अपने संदेह को भारतीय सेना से बटालिक सेक्टर में आकर उन्होंने साझा किया। भारतीय सेना खबर मिलते ही 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 11 लोगों की एक पेट्रोलिंग टीम भेजी। यह 11 लोगों की पेट्रोलिंग टीम गई तो जरूर, लेकिन उसमें से लौट कर एक भी वापस नहीं आई। इसके बाद भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा बर्फीली और ऊंची चोटियां होने की वजह से यहाँ पे भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों का संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत बटालिक सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया, लेकिन कालूबाग 4812 के ऊपर अदम्य साहस तथा वीरता का परिचय दिखाते हुए 1/11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले यह वीर सपूत भारतीय तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए कालूबाग के ऊपर फाड़ा गया। इस वीर सपूत को, इसकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ते समय परमवीर चक्र पाने का सपना पूर्ण कर चुके थे, लेकिन उस शुभ दिन को देखने के लिए वीर सपूत इस मां धरती पर मौजूद नहीं था। यह वीर सपूत मां धरती के तिरंगे को लगाए हुए हमेशा हमेशा के लिए मां धरती की गोद में समा चुका था। अगली बारी थी द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर के पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहां भी एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। द्रास सेक्टर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट तोलोलिंग। यह पोस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि तोलोलिंग से नेशनल हाईवे नंबर 1 दुश्मन की निगरानी में था। यदि इस पोस्ट को रिकैप्चर नहीं किया जाता तो नेशनल हाईवे नंबर 1 कट ऑफ हो जाता, और आज हम जहां पे खड़े हैं यहां पे शायद कौन होता? क्या हम ऐसा होने देते? ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए तोलोलिंग 0.4590 को रिकैप्चर करने का टास्क दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल के कैप्टन विजय थापर को दिया गया। कैप्टन विजय थापर तकरीबन 1 महीने तक यहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए मशक्कत करते रहे। 1 महीने तक गुत्थम गुत्थी में चले इस युद्ध में कैप्टन विजय थापर ने पाकिस्तानियों को पैर उखाड़ फेंके और यहां पे हमेशा हमेशा के लिए भारतीय तिरंगे को फहरा दिए। लेकिन इस युद्ध में यह वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त होने से मात्र 2 दिन पहले इन्होंने अपने अंतिम भावनाओं को, अपने अंतिम इच्छाओं को इन्होंने एक पत्र में लिखा। वो पत्र अपने मम्मी पापा के लिए लिखे थे। पत्र इस म्यूजियम में द लास्ट पोस्ट के नाम से इस कॉर्नर में लगाया गया है। आप सभी देशभक्त देशवासी जाने से पहले इस वीर सपूत की अंतिम भावनाओं को अपने साथ संजोकर जरूर ले जाइएगा। शायद हो सकता है ये इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हो आपकी तरफ से। उसके बाद अगली बारी थी 0.5140, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। उनका एक और नाम था, कोई बताएगा? कोई बताएगा? आवाज नहीं आई। और ऊंचा, और ऊंचा। आपकी आवाज पाकिस्तान में जानी चाहिए कि शेर शाह अभी भी जिंदा है। अगेन, ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद 5 साल 10 साल बाद तक पाकिस्तानी माएं अपने बच्चों को बोलती थी रोते समय, बेटा सो जा वरना शेर शाह आ जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों को रात में सपने में कैप्टन विक्रम बत्रा दिखाई देते थे, क्योंकि यह वीर सपूत पाकिस्तानियों को खून के प्यासे हो चुके थे। इन्होंने 0.5140 पे पाकिस्तानियों को उखाड़ फेंका और भारतीय तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए वहां पर फहराया। वहां से 4 अक्षर का इन्होंने एक सक्सेस कोड पास किया। क्या बोला, कोई बताएगा? दिल मांगे मोर है, दिल मांगे मोर। क्या बोला? क्या बोला? इसीलिए कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह 0.5140 पे ही नहीं रुकते हैं, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह पाकिस्तानियों के खून के प्यासे हो चुके थे। एक भूखे शेर के माफिक कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह 0.5140 से 0.4875 तरफ अग्रसर हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 0.4875 पर भारतीय तिरंगे को फहराने से चंद सेकंड पहले कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह दुश्मन की गोलियों का शिकार होते हैं और मां भारती का वीर सपूत हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा जाता है। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन भारतीय सेना कभी रुकती नहीं है। इन्हीं के कंपनी का सिपाही राइफलमैन संजय कुमार
दुश्मन की बंकर में फायर करती हुई मशीन गन की नाल को पकड़ के अपने हाथों से खींच लिया और दुश्मनों की गन से ही दुश्मनों को रौंदता हुआ वीर सपूत आगे की तरफ बढ़ता चला गया और .4875 पर भारतीय तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए फहरा गया। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार आज भी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर सेवारत है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अभी कार्यरत है। उसके बाद अगली बारी थी असंभव प्रतीत होने वाली टाइगर हिल। मैंने बोला असंभव प्रतीत होने वाली, दिखती असंभव जरूर थी, लेकिन भारतीय सेना के लिए ना उस समय कुछ असंभव था, ना आज कुछ असंभव है और ना ही भविष्य में कुछ असंभव होगा। भारतीय सेना जब तक अपनी सीमाओं की निगाहबानी में बैठी हुई है, किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देख ले, और जो ऐसी करने की गुस्ताखी करेगा भारतीय सेना उन्हें उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखती है। टाइगर हिल तकरीबन 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई थी, मुश्किल जरूर थी लेकिन असंभव नहीं था, क्योंकि कहते हैं हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। इस टाइगर हिल को ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं था, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह एक घातक प्लाटून के प्लाटून कमांडर के रूप में अपने प्लाटून के जवानों का हौसला बढ़ाते रहे और 3 दिनों तक यह टीम बिना कुछ खाए पिए टाइगर हिल की तरफ चलती रही। अंततः 3 दिनों के बाद इन्हीं के प्लाटून का एक सिपाही ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव 17 गोलियां या वीर सपूत अपने सीने में खाने के बाद भी भारतीय तिरंगे को टाइगर हिल के ऊपर फहराए और जीवित बेस के अंदर वापस लौटे। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव अभी पिछले साल ही भारतीय सेना से ऑलरेडी कैप्टन रैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज भी हमेशा हर पल हर दिन भारतीय भूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि मेरी जहां जरूरत होगी मैं जाने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार द्रास सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया। बारी थी कारगिल सेक्टर। कारगिल सेक्टर के पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहां भी एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार के तहत कारगिल सेक्टर के सभी पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया। यह युद्ध 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से शुरू होकर 26 जुलाई 1999 कारगिल सेक्टर में समाप्त हुआ। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के पर खच्चे उड़ा दिए तथा पाकिस्तानी सेना को इस रणभूमि को छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और जो इस रणभूमि में हमारी भारतीय सरजमी पर रुकने की कोशिश किया वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। भारतीय सेना की 14वीं कोर्प्स इन वीर सपूतों की वीर गाथाएं 1947 से लेकर अभी तक लड़े गए सभी युद्धों की वीर गाथाएं हमारे वीर सैनिकों तथा लेह लद्दाख की कलाकृति संस्कृति को एक कॉफी टेबल बुक के रूप में पिरोया है, प्रेषित करवाया है। वो कॉफी टेबल बुक हमारे टिकट काउंटर में मौजूद है। जिस किसी सज्जन को कॉफी टेबल बुक की आवश्यकता हो हमारे टिकट काउंटर से ले सकता है। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़ने में सक्षम हुई तथा पाकिस्तानी सेना को मां भारती का एक पत्थर का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूत मां भारती की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समा गए तथा 1363 जवान इस युद्ध में घायल हुए। भारतीय सेना प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप सभी प्यारे देशभक्त देशवासी इस रणभूमि में आए, इस वीर भूमि में आए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।